जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं मेरे दोनों दोस्त वकार गिलानी और जावेद रहमान इस्लामाबाद से। आज हम बात करेंगे ये जो पिछले चंद दिन से मामला चल रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसमें उन्होंने एड्रेस किया चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को। इमरान खान के मुकदमात के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने जो मुकदमात हैं उनमें अपने ऊपर दबाव की बात की। उसमें उन्होंने जो है वो जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके हवाले से इशारा किया कि वो उनको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही हैं। ऑब्वियसली इस पर पीटीआई जो है वो इसको अपने मौकिफ की तायीद समझ रही है, जबकि जो हुकूमत है उसने इसको डाउन प्ले करने की कोशिश की है। पहले हुकूमत ने इस पर एक कमीशन बनाने की कोशिश की। यक रुकनी कमीशन था, रिटायर्ड चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी को इसका सरबराह मुकर्रर किया गया था, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। फिर हमने देखा कि चीफ जस्टिस साहब ने इस पर सू मोटो लिया, उन्होंने एक सात रुकनी बेंच बना दिया है। अब उस बेंच के हवाले से भी जो है वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कि उसमें चीफ जस्टिस साहब क्यों शामिल हैं, कुछ और जजेस क्यों शामिल नहीं हैं। तो हम इस पर बात करेंगे, इस सारे मामले की जो एक अदालती एंगल है उस पर। फिर इस पर पार्लियामान में क्या मामलात चल रहे हैं और इसका सियासी एंगल क्या हो सकता है उसको भी देखना बड़ा ज़रूरी है। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गिलानी साहब, मैं आपसे बात शुरू करता हूं। आज जब हम बात कर रहे हैं तो हम एक दिन दूर हैं। कल ये पहली हियरिंग होगी इस सू मोटो की, और ये सात रुकनी बेंच जिसकी चीफ जस्टिस साहब सरबराही कर रहे हैं वो इसको देखेगा। पहले मैं चाहता हूं कि चीजें जहां से लेकर यहां तक पहुंची हैं आप थोड़ा सा उसका अहाता करें, तो फिर हम हियरिंग के हवाले से भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया वैसे साहब। ये तो खैर अगर आप जो कह रहे हैं कि बैकग्राउंड की बात करें तो ये तो बड़ी लंबी तारीख है। हम्म। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम अगर इसको 2014 तक ही रख लें हम्म। फर्ज कर, हम्म। तो जो पोलिटिकल इंजीनियरिंग का प्रोसेस हम बार बार पाकिस्तान में सुनते आते हैं वैसे साहब, लेकिन बदकिस्मती से मैं तो इसको अब कहता हूँ जुडिशियल इंजीनियरिंग। हम्म। ये कई सालों से हम एक दहाई से जुडिशियल इंजीनियरिंग का प्रोसेस देख रहे हैं। और उस इंजीनियरिंग में मकसद यही होता है कि जो उस वक्त के ताकतवर लोग चाहते हैं वो हम्म। अपनी मर्जी के फैसले चाहते हैं, और वो उस इंजीनियरिंग के जरिए पोलिटिकल इंजीनियरिंग के नताइज हासिल करना लेकिन चाहते मसला हैं। यह है ना कि जैसे हमारे यहाँ हर चीज पोलराइज हो गई है, एस्टेब्लिशमेंट का रोल भी ऐसा पोलराइज हुआ है कि वो जिसके हक में होता है उसको लगता है कि ठीक है, जिसके खिलाफ हाँ जा जी, रहा होता है उसको लगता है कि नहीं ये नहीं, ऐसे ही है। ये ये ऐसे ही बहुत दो बुरा है। हजार ये जुडिशल इंजीनियरिंग का भी यही मामला है। बिल्कुल। और जो नवाज शरीफ के साथ हुआ उस वक्त, और जो उनकी हुकूमत के साथ हुआ, वो भी इसी इसी प्रोसेस का हिस्सा थी। हम्म। उस वक्त पीटीआई, जो आज विक्टिम पार्टी है, वो सारे जुडिशियल इंजीनियरिंग में दूसरी तरफ खड़ी थी। हम्म। आज हम देखते हैं कि नून लीग जो है वो दूसरी तरफ खड़ी है और पीटीआई विक्टिम है। हम्म। लेकिन इस चीज का आता आप देखें, ये कोई तीसरा खत कहते हैं लिखा गया है एक साल में। हम्म। इससे पहले जब उमर अता बंदयाल ही चीफ जस्टिस थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस ने ये खत लिखा था। तकरीबन एक उससे साल पहले, से ये मामला चल रहा है। हाँ जी, ये तीसरा खत लिखा गया। उससे पहले शौकत अली सिद्दीकी तो बरमला आके कह चुके हुए ना, जो उन पे दबाव था, जो कुछ हुआ हम्म। उस जमाने में। तो उसके बाद जब ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो जो शौकत अली सिद्दीकी जज जो रिटायर्ड हैं अब, उनके हवाले से, तो उसने एक क्लू दिया इनको, एक पॉइंट दिया, एक हौसला अफजाई शायद की। तो ये 6 जजेस कुल, ये बड़ी अहम बात है नाजरीन के लिए कि 8 जज हैं टोटल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमेशा। हम्म। और 8 में से 6 जजेस लिखते हैं, और उसकी जो दो नहीं लिखते, एक तो खुद मियां आमिर फारूक हैं जो चीफ जस्टिस हैं, और दूसरे जो हैं वो मियां गुल औरंगजेब हैं। और उनकी भी जो बातें हैं वो किससे ढकी छुपी नहीं है, बड़ा फेयरली वो चीज़ों को लेके चलने की कोशिश करते हैं विदाउट प्रेशर। तो अब 6 कह लें कि हाईकोर्ट की एक अक्सरियत इस्लामाबाद हाईकोर्ट की, उन्होंने खत लिखा। अब उसमें उन्होंने उसी प्रेशर का जिक्र किया, वही चीज़ें लिखी गई जो हम जज अरशद के मुतल्लक सुनते आए हैं, जो जज बशीर के मुतल्लक सुनते आए हैं। हम्म। आज हमने देखा कि हाईकोर्ट लेवल पे हुई। और ये चीज़ें आप देखें एक साल से वैसे भी गाहे बगाहे नजर आ रही थी। जो आपको याद होगा, हमने कई प्रोग्राम्स में भी ये बात की बिल्कुल। थी कि जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कुछ जजेस गायब गाये कहते थे हम तो आपको जमानतें दे देंगे, तो हम्म। आगे क्या करेंगे हम आगे क्या जाके। करेंगे, कभी कभी बिल्कुल। पेशावर हाईकोर्ट से आवाज आ जाती थी, कभी कभी लाहौर हाईकोर्ट से आवाज आ जाती थी। तो दबे अल्फाज में इनडायरेक्टली वो उस दबाव की तरफ इशारा कर रहे थे, हम्म। उस जुडिशियल इंजीनियरिंग की तरफ और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के प्रोसेस की तरफ इशारा कर रहे थे। अब हुआ ये कि जब ये खत आता है
तो जाहिर है ये बड़ा 4 5 6 सफ़ात का बड़ा खत है ये। उसमें तफसील से कुछ वाकयात भी लिखे गए हैं जिनके दबाव के हवाले से था। तो ऑब्वियसली एक फुल कोर्ट मीटिंग होती है पहले, जिसका कोई एलामिया नहीं आता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फिर अब जो आजम नजीर तारड़ है, जो वफाकी वजीर कानून है, वो तो ये कहते हैं कि काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें बुलाया हम्म। और दावत दी, लेकिन यहाँ पे ये तासुर था कि जो हमारे वजीर आजम है वो उधर चले गए। और वहां पे जाके जो एग्रीमेंट हुआ कि हम एक कमीशन बनाएंगे रिटायर्ड जज पे, जो बड़े ही अच्छी रिप्यूट के हामिल होंगे, जो बाद में सद्दक हुसैन जिलानी निकले। और उसके बाद वो आ गए और फुल कोर्ट मीटिंग में भी इसी की बात की गई, एलामिया में भी यही बात की गई, और उससे पहले वजीर आजम हाउस से भी ये ऐलान आ गया कि तसद्दुक एक जज जो है उनको बनाया जाएगा, और तसद्दुक हुसैन जिलानी अगले दिन उनका नाम आ गया। और फिर उसके बाद ये हमें याद रखना चाहिए कि सदुक हुसैन जिलानी वही जज हैं जो खुद इस जब अनवारुल हक काकड़ वजीर आजम बने थे तो उनका भी नाम उसमें फ्लोट कर रहा था, बड़े मजबूत कैंडिडेट थे निगरान वजीर आजम हम्म। के लिए, और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की साइड पे थे। दूसरी बात यह है कि इन्होंने चले एक्सेप्ट कर लिया पहले। अब जो अभी अभी लेटेस्ट वफाकी वजीर कानून ने बात की है मीडिया से, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 बार रब्ता किया सदुक हुसैन जिलानी से, हम्म। और उन्होंने हामी भरी और टीयूआर के मुतल्लिक बात की। लेकिन उसके बाद जब शायद मेरा वो ख्याल है आफ्टर कि थॉट आया हो जो उन्होंने बैकलैश देखा उसके बाद। हाँ वही आफ्टर शॉक्स आए तो फिर आफ्टर थॉट भी आया। तो हम्म। उसमें वो 300 जो एक्ट लॉयर्स थे बड़े सीनियर रेप्यूटेबल, उन्होंने खत लिखा। और ये वही लॉयर्स हैं इत्तेफाक से जो काजी फायद ईसा साहब के साथ भी खड़े थे उस वक्त जब वो जेर एताब थे और जुडिशियल इंजीनियरिंग के प्रोसेस का हिस्सा थे और एक विक्टिम थे। तो उन्होंने कहा कि चाहे वो काजी फायद ईसा हो, चाहे ये 6 जज हो, कोई भी हो, तो ये सिस्टम जो जिस तरीके से जुडिशियल इंजीनियरिंग की जा रही है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो आफ्टर थॉट में उसमें उनके बेटे भी शामिल थे इत्तेफाक से, जिन्होंने कहा कि उनको कमीशन नहीं बनना चाहिए, तो अदालत को खुद से कुछ करना चाहिए। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ब्रीफली सो मोटो पे। हम्म। अब जब ये सर्कुलेट हो गया सारा चीजें, प्रेशर बन गया एक, तो उन्होंने खत लिख दिया क्विकली कि मैं ये जज नहीं, कमीशन जो है मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। हम्म। और उन्होंने कहा कि अदालत बेहतर है कि इंटरनल प्रोसीजर से इसके मामले को देखे। जिसके बाद 7 रुकनी बेंच सो मोटो का बना है, जो बुध वाले दिन कल जो है इसकी हेयरिंग करेगा। लेकिन इसमें बड़ी एक क्वेश्चन है वैसा कि उस सो क्वेश्चन मोटो। पे मैं आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जावेद साहब को भी इस डिस्कशन में लाएं। अ, जावेद साहब ये बताएं कि हम ये गिलानी साहब ने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि पनामा केस में क्या होता रहा, उससे पहले क्या होता रहा। हमने ये जुडिशल एक्टिविज्म जो है फॉर राइट और रॉन्ग देखना शुरू किया है इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से। बीच में साकिब निसार भी आए, जस्टिस कोसा भी आए, हाल ही में जस्टिस बंदयाल भी आए। फिर बीच में जो है तसद्दुक जिलानी और जवाद अस ख्वाजा जैसे ऐसे जज भी आए जो अपना दौर मुख्तसर ऐसे गुजार के चले गए कि किसी को पता भी नहीं चला। वो एक्टिविज्म में उस तरह बिलीव नहीं करते थे, लेकिन हर एक्टिविज्म करने वाले जज ने ऐसी लेगेसी छोड़ी है जिसको कंट्रोवर्शियल से कम कुछ नहीं कहा जा सकता। और काजी फायज ईसा भी अपनी तमाम तर उम्मीदों के बावजूद ऐसा लगता है कि उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये जो गठजोड़ अदलिया का और हुकूमत का कहा जा रहा है और एस्टेब्लिशमेंट का कहा जा रहा है, और हमारे जो दोस्त हैं जो अदलिया को कवर करते हैं वो सब इस पर बहुत सारी तनकीद भी कर रहे हैं, अगरचे जस्टिफाई करने वाले भी अपनी जगह मौजूद हैं। ऐवान में इसको किस तरह से देखा जा रहा है? हुकूमती जो कॉरिडोर्स हैं वो इस मसले को कैसे डील करेंगे? अवैध साहब, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये बड़ी अच्छी टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है वकार गिलानी साहब ने, जुडिशियल एक्टिविज्म और इस तरह के ये जो मामलात हैं। मैं ये देख रहा था कि पार्लिमान जो है, ये जो कल की जो बहस हुई है पार्लिमान के अंदर, इससे रिलेटेड हमेशा ये होता है कि एक लफ्ज इस्तेमाल कर दिया जाता है पार्लियामेंट में जब बहस को, जब किसी इशू के ऊपर बहस ना करनी हो तो एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि ये मामला सब जुडिस है। हम्म। और उसको इस तरह से मना लिया जाता है कि इसके ऊपर बात करना, हालांकि हर जगह हर फोरम के ऊपर उसके ऊपर कुछ ना कुछ कहा जा रहा होता है, कुछ सुना जा रहा होता है। कल पार्लियामान के अंदर ये हुआ कि जो अपोजिशन है, पीटीआई के अरकान, इजलास, ये वन डे का इजलास था, जैसे ही शुरू हुआ उसके अंदर पीटीआई के अरकान, उन्होंने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और उसके ऊपर अदलिया बहाली और इस किस्म की चीजें लिखी हुई थी। उन्होंने आते ही शोर मचाना शुरू कर दिया।
जितनी कोशिश की स्पीकर साहब ने, उन्होंने घेराव कर लिया, सामने आगे खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि हम इस इशू के ऊपर बात करना चाहते हैं। हम्म। लेकिन ये जिस तरह से सारी चीजें, इवन के वो जो काफी अरसे से आप अगर पार्लियामान में हो, कुछ चीजें देख रही हो, आपको अंदाजा हो जाता है कि इसके ऊपर बहस नहीं होने वाली। बगैर माइक के उमर अयूब ने, असद कैसर ने, अफजल बरवत ने, इन लोगों ने ये बात अपनी कन्वे जरूर कर दी मीडिया को कि हम्म। इन जजेस की आवाज को पार्लियामान के अंदर डिस्कस होना चाहिए। मैं भी इसके मामले में ये राय रखता हूं कि इसको कोई इतना मोजाइका नहीं था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। इससे पहले भी कभी सब जुडिस मैटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशंस हुई हैं वैसा। हम्म। इसी दौरान में अता तारड़ साहब खड़े होते हैं और उन्होंने वही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये तो सब जुडिस मैटर है, इसके ऊपर बहस नहीं हो सकेगी। हम्म। इसी लुक में का इंतजार था स्पीकर साहब को। हम्म। उन्होंने फौरन कह दिया, मैं इसको देखूंगा, मैं इसको परखूंगा, और जिस तरह से तारड़ साहब कह रहे हैं, अगर सब जुडिस हुआ तो बहस नहीं होगी। हम्म। क्यों बहस नहीं होगी? ये मामलात मेरे ख्याल से ऐवान के अंदर इस किस्म, इससे बड़े बड़े मामलात, हम्म। आपने जिस तरह से इफ्तिखार चौधरी साहब से, गिलानी साहब ने यह शुरू किया, सारा कुछ पार्लियामान के अंदर होता था, सारी बहस होती थी। इस मामले को लाते हुए क्या ऐसी बात हुई? मुख्तलिफ पहलू सामने आते हैं ना, मुख्तलिफ जहतें सामने आती हैं, मुख्तलिफ आप ये समझ सकते हैं कि एंगल्स को किसने किस तरह से, किस लेंस से देखा, लेकिन वो डिस्कस हो जाना चाहिए। मसला ये है ना जावेद साहब, के वहां पे सिर्फ जुडिशरी का नाम नहीं आएगा ना, वहां पे और भी बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम आएंगे, जहाँ पे हमारे हुकूमती ऐवानों में बैठे लोगों के पर जलना शुरू हो जाते हैं। तो गिलानी साहब, ये आप अब जा रहे थे सू मोटो हेयरिंग पे, अब हेयरिंग में क्या इम्कान आपको नजर आता है, क्या होने जा रहा जी, मैं हियरिंग से पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बात इशारा कर रहे थे जावेद साहब, है? कि असल में ये ऑब्वियसली पीटीआई इसमें एक, उनको एक इसमें चाम नजर आ रहा है इस इशू में, हम्म। और वो विक्टिम भी हैं एक तरह से, हम्म। तो वो उस पर प्ले करना चाह रहे हैं पॉलिटिकली। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारे बार्स हैं और जो हमारी वकला बरादरी है, वो भी एक्सट्रीमली पोलराइज्ड है दो हिस्सों में। अभी लाहौर हाई कोर्ट बार में हम देखते हैं कि हामिद खान जो पीटीआई की तरफ है, उनका ग्रुप कामयाब हुआ है। इस्लामाबाद और पाकिस्तान बार काउंसिल में फारूक नाइक हैं। तो ये जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो भी इटसेल्फ डिवाइडेड है इसमें, और वो भी इस पे पॉलिटिक्स कर रही है। तो इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो वो है जो आज मुजीबर रहमान शामी साहब ने बड़ी अच्छी बात की एक जगह पे, उन्होंने कहा एक तो ये है कि खत लिखना चाहिए था, नहीं लिखना चाहिए था, क्या होगा, इसको आप साइड पे रख दें। हम्म। लेकिन उन जो लिखा है उसका एड्रेस, हम्म। उसको कौन एड्रेस करेगा और कैसे एड्रेस करेगा, रियल इशू वो है। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं, पीटीआई इसमें पॉलिटिक्स करेगी, पीएमएलएन उस पॉलिटिक्स को कवर करने की कोशिश करेगी। मतलब एक जो ये पोलिटिकल मुझे बहस वैसे समझ नहीं आती है जो हमारे यहाँ शुरू हो जाती है कि जी अब क्यों लिखा, पहले क्यों नहीं लिखा, ये क्यों शामिल हैं, वो क्यों शामिल नहीं थे, पहले नून लीग वाले इस काम पे लगे हुए थे, आजकल पीटीआई वाले इस काम पे वो लगे वही हुए बात है ना, नजरिया रूरल सूटेबिलिटी वाली बात होती हैं। है ना वैसा, क्योंकि उस वक्त मुझे सूट करता था अपोजिशन में इस चीज को एक्सपोज करना, तो मैं शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ खड़ा था। हम्म। आज मुझे नहीं सूट करता क्योंकि मैं पावर में हूँ, हम्म। तो मैं उस इशू को दबाने की कोशिश करूंगा। तो ये बदकिस्मती तो है हमारी जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है उसकी, और पॉलिटिकल पार्टीज की गिलानी है। साहब, इसमें से क्या निकलता हुआ क्या देख रहे हैं? कोई होम्योपैथिक किस्म की चीज सामने आएगी, क्या ये है होगा? कोशिश असल तो बात। यही है ना जी, कोशिश तो यही है। लेकिन क्वेश्चन तो खुद पहले सो मोटो नोटिस पे है वैसा, कि हम्म। देखें ये कोई उस तरह का केस तो नहीं है कि एक कोई गरीब पार्टी है और उसकी अपील पे कोई सो मोटो नोटिस हो गया। ये इटसेल्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, एक आईनी कोर्ट है। उसके 6 सीनियर जजेस ये लिख के दे रहे हैं कि हमें एलिजिडली एजेंसीज या इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, इल्जाम है, या दबाव डाल रहे हैं हमें कुछ फैसलों पे, कुछ केसेस पे। तो ये तो इस तरह का केस मेरा ख्याल है कि एक फुल कोर्ट सिटिंग में होना चाहिए था। सू मोटो नोटिस में आप क्या करेंगे? आप जजेस को बुलाएंगे, क्या उनको कटहरे में कहेंगे कि आप आए पेश हों? ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हो गई है कि सुमो नोटिस के बावजूद क्या होगा, खुद नोटिस के बावजूद। तो अभी पहली तो इनिशियल प्रोसीडिंग्स में नजर आ रहा है कि वो कुछ रिमार्क्स पेश करेंगे काजी फायद साहब हस्बे रवायत, फिर उसके बाद वो कुछ मेरा ख्याल है नोटिस करेंगे, अटॉर्नी जनरल कुछ टाइम लेने की कोशिश करेंगे। पीटीआई भी उस पर खेल रही है, पार्टी बनने की कोशिश कर रही है, और वो चाह रहे हैं कि इस पे हम फुल कोर्ट बनवाएं। तो या तो फुल कोर्ट पूरी एक मीटिंग हो, एक दिन हो, उस पर ये डिसाइड करें, और एक इलामिया सीधा सा एक पैगाम है देखें
कि आप एक चीफ हैं एक इदारे के, और आप पे ये आता है कि मेरी टीम के साथ इस तरह हो रहा है, तो आप एक क्लियरली एक स्टेटमेंट दे देंगे या एक राइटिंग में कोई ऑर्डर कर देंगे कि भाई आंदा नहीं, इस वैसे तरह से जजों का सुप्रीम कोर्ट प्रोटोकॉल में बना। आना, अदालत के अंदर आना, पेश होना कोई ऐसी गैर रिवायती बात तो नहीं है। ये काजी फायजी साहब खुद पेश होते रहे हैं। हाँ, बट ये देखते हैं कि उनको पेश करते हैं या नहीं करते हैं, या किस तरीके से इस केस को। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है इस सारे केस का, कि इसका बुध की ओपन प्रोसीडिंग ट्रायल के होना भी बाद बड़ा जरूरी है, जैसे वकीलों ने भी डिमांड किया है, ताकि शक शुबहात जो है वो फिर दूर हो। ये मामला कैसे। दूसरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है कि जब तक ये केस चलेगा उस दौरान इन केसेस जिनकी बात हो रही होगी, उन केसेस का स्टेटस क्या होगा, हम्म। और इन सारे जजेस का स्टेटस क्या होगा, और उनके केसेस की प्रोसीडिंग का क्या होगा। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट वक्ती तौर पे बंद हो जाएगा? मेरा मतलब है कि ये बड़े अहम सवाल है। हम्म। तो ये वैसे तो जुडिशरी के अंदर का मामला है, बताएं जी और जावेद उसमें साहब, बड़ा आप क्लियर बताएं मैसेज कि जाना इन चाहिए। इन केसेस का क्या होगा, और हुकूमत के जो मुबैना सहूलतकार हैं वो क्या करेंगे इस मामले में। क्योंकि हमने देखा कि इस हवाले से भी चह में गोइयां शुरू हो गई हैं कि जी, जो तोशाखाना केस है उसमें सजा मुअत्तल हो गई है इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की, तो शायद कोई जो है वो कहीं ना कहीं रिलीफ कोई डील हो रही है पस पर्दा, रिलीफ दे आपको दिया कोई गया ऐसी था। सुनगुन मिली है? रिलीफ नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। लेकिन ये है कि बाल चूंकि चीफ जस्टिस के कोर्ट में आ गई है, हम्म। तो उनके कंधे अब इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी जो विक्टिम पार्टी है। और हम्म। चूंकि उनका नारा हमेशा से इस तरह का रहा है इंटेलिजेंस एजेंसी के रोल के हवाले से, और अभी भी फैजाबाद धरने वाले मामला को लेके चल रहे हैं, तो वो अब उनका बेसिकली टेस्ट है कि वो किस तरीके से इसको स्पिन करते हैं इस सारे चले, उनका मामले तो को। हियरिंग में सामने आ जाएगा ना जावेद साहब। इसके पॉलिटिकल जो रेपरकशंस हैं उनके बारे में जरा आप बताएं कि कहीं पर्दों के पीछे कहीं कोई डील हो रही है इस हवाले से। वैसे पहले तो मुझे आज ये जो पिछले 2-3 दिनों से ये जो मामला चल रहा है, मुझे आपकी वो बात याद आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अलहदा से एक ऐसा वो बना देना चाहिए सिलसिला, जिसके अंदर इस किस्म के जो सिर्फ मामलात सियासी हैं, मुकदमात देखे जाएं। सियासी मुकदमात, बिल्कुल ये बिल्कुल एक सेपरेट और हो जाना चाहिए, ताकि वो जो बाकी जो पेंडिंग हजारों केसेस हैं, और वो हम्म। आम नौइयत के नहीं है, वो बड़ी अहम नौइयत के पाकिस्तान से रिलेटेड केसेस हैं, नेशनल लेवल के केसेस हैं, उनके ऊपर बात नहीं हो रही, अवाम के इश्यूज की बात नहीं हो रही, ये इन्हीं एक के आम गिर्द आदमी हम तक घूम इसकी रहे बड़ी अहमियत का हामिल है। हैं जी। तो ये अवैध साहब ने एक तजवीज दी थी, कभी मुझे लगता है इनकी तजवीज कहीं ना कहीं उसकी सुनवाई जरूर होगी, कि ये कहीं ऐसा अलहदा से ये बना देना चाहिए जहां जाके ये चीजें सुनी जाएं, उसके ऊपर बात की जाए। जहां तक पॉलिटिकल जो लैंडस्केप में ये जो चीजें चल रही हैं कि खान साहब का बाहर आना, वैसे मुझे नहीं लग रहा कि खान साहब अभी किसी सूरत में बाहर आएंगे। जो इनसे हम बात करते हैं, ना सिर्फ पीटीआई के लोगों से, ना सिर्फ गवर्नमेंट के लोगों से, वो ये कहते हैं कि बाहर आना मुमकिन हो नहीं सकता। जैसे कल शोएब शाहीन साहब मेरे से गुफ्तगू कर रहे थे, वो पिछले दिनों मिल के आए हैं खान साहब से। ये वैसे जात एक और भी गिलानी साहब मामला शुरू हो चुका है। ये जो चंद 5-6 लोग हैं, जिनमें गौहर साहब हैं, मरवत साहब हैं, शोएब शाहीन साहब हैं, एक दो और लोग हैं, वो कहते हैं कि ये डोमिनेट कर गए हैं उनके ऊपर। बाकी जो ये नए चेहरे जो हैं पीटीआई के, वो पुराने चेहरों के ऊपर यही जाके अंदर से मिल के आते हैं, यही राय लेके आते हैं, यही बाहर आके बात करते हैं। ये एक अलहदा बात है, ये एक अलहदा इशू है, इसके ऊपर कभी बात कर लेंगे। तो कहना ये था कि जनाब, सिलसिला इस तरफ चल पड़ा है कि खान साहब का बाहर आना उन्हें भी मखदूश लग रहा है कि इतनी जल्दी नहीं आएंगे। वो इसकी प्ली क्या लेते हैं, वो ये कहते हैं कि खान साहब अगर बाहर आ गए तो ये हुकूमत उसी वक्त खत्म हो जानी। हम्म। और खान साहब को कहा गया है कि आप थोड़ी सी डील कर लें किसी से। और जिन लोगों ने कहा, यही लोग मिलते हैं ना, और तो कोई नहीं मिलता, हम्म। उनसे नाराज हो गए कि आप लोग ऐसी बात क्यों कर रही हैं। या वो हमें इस्तेमाल कर रहे थे मीडिया को कि आप लोग ये बात सर्कुलेट करें कि खान साहब इस बात पे नाराज हो गए। जिस हम्म। तरह से वैसा भी तरीकाकार होता है कि मीडिया पर्सन को कहा जाए कि खान साहब से हमने बात की, खान नहीं, साहब तो शालाना नाराज हो गए। गुलजार ने तो एक इंटरव्यू में, जिस पर पीटीआई के हल्के उनके जो फैंस हैं वो बड़ी तनकीद भी कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा कि मैं ऐसे बाहर नहीं आना चाहता। जी जी, वो इसी किस्म का इम्प्रेशन दे रहे हैं कि खान साहब इस सूरत हाल में बिल्कुल ठीक ठाक हैं,
वो ये कहते हैं कि डील शील का कोई मामला नहीं होना, हम्म। और मैंने उसी तरीके से वापस आना है और इनको देखना है। अब देखें, हम ने जिस तरह से प्रोग्राम को दोबारा से रिवाइव किया था आपने, उस वक्त हमने बात की थी कि ये हुकूमत कितना अरसा चलनी है। तो हम देख रहे थे कि ये 2 साल या पौने 2 साल इस किस्म का ये सिलसिला चलेगा, उससे ज्यादा शायद नामुमकिन हो। लेकिन स्टम्बलिंग ब्लॉक्स मेरे ख्याल है आते अमेरिका। रहेंगे तो इसी पे आप, मैं गिलानी साहब की तरफ जाता हूं, लेकिन इसी पे आप मुझे ये भी बता दें कि क्या हुकूमत, आपको लगता है कि इस केस को थोड़ा लंबा करने की कोशिश करेगी ताकि जितना वक्त गुजारा जा सके इसको लंबा किया जा सके, क्योंकि जल्दी में तो इसका कुछ निकलना नहीं है। हजूर, मुझे तो यही लगता है कि डिलेइंग टैक्टिक्स कहाँ इस्तेमाल नहीं होते यहाँ। ये तो बड़ा आसान तरीका है ना, इस एक चीज को एक लंबी उसके अंदर लेके जाना। हम्म। उससे ये होता है कि हमारी मेमोरीज एक तो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, हम्म। और बदलते मनाजिर जो हैं वो इतनी तेजी से गुजर रहे होते हैं कि दूसरी चीजें आके डोमिनेट हो जाती हैं, वो सामने आ जाती हैं। ये हम्म। पुराना वाला वो बैक बर्नर पे चला जाता है। तो ये यहाँ भी वही चीज इस्तेमाल की जाएगी, इसको डिले किया जाएगा, लिंगर ऑन किया जाएगा। तो गिलानी साहब, ये जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं काजी फायज ईसा, वो बड़े मशहूर हैं फैजाबाद धरना केस से जिसमें उन्होंने आईएसआई के सियासी रोल पर बात की थी। अब उन्हें एक और मौका मिला है अपने उस मौक़िफ़ की तायीद करने का, उसको मजीद प्रोब करने का। तो क्या वो इस हवाले से जो खुफिया एजेंसी है उसके नुमाइंदों को भी तलब कर सकते हैं? देखें, कर तो सकते हैं, वो हाल इन हाल उनके पास पावर है। लेकिन ये जो आपने पहले बात की वो बड़ी दिलचस्प है कि जाहिर है अभी तक वो सिर्फ फैजाबाद धरने की तरफ ही देख रहे हैं। तो हम्म। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इधर उधर देखें, तो शायद अब वो इधर उधर देख लें कि और हम्म। भी कुछ हो रहा है फैजाबाद धरने के अलावा, उसी तरह की चीजें हो रही हैं। तो ये तो है क्वेश्चन। दूसरा, वो तलब भी कर सकते हैं, वो उनके नुमाइंदों को नोटिस इशू कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ जावेद साहब के हवाले से। पोलिटिकल इम्पैक्ट की आपने बात की। देखिए, पीटीआई की पूरी कोशिश होगी कि इस पे वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पॉलिटिकल गेन लें, क्योंकि उनके जो रहनुमा हैं वो अंदर हैं, उन्हीं के सारे केसेस हैं, उन्हीं के हवाले से बराह रास्त या गैर बराह रास्त हम कह रहे हैं दबाव के हवाले से बात है। तो ये लंबा भी होगा, तो पीटीआई तो उस पर पॉलिटिक्स करेगी। हम्म। लेकिन लंबा होना फिर हुकूमत के लिए, मेरे ख्याल में सियासी जमातों के लिए जो हुकूमत में है, खतरनाक होगा। क्योंकि और ना ही मेरा ख्याल है कि वो जो इंटेलिजेंस इदारे जिनकी तरफ उंगली उठाई गई है कि आए दिन उन केसेस पे इस तरह के रिमार्क्स चले। दूसरी बात, जो अब पीटीआई खेलेगी तो जाहिर है वो कोशिश करेगी उसी तरह की मूवमेंट डेवलप करे जिस तरह की शौकत अजीज सिद्दीकी के हवाले से पीएमएल ने पीटीआई की हुकूमत में की थी। हम्म। तो वो ये तो सिचुएशन हमें उसमें नजर आएगी, और वो पार्लियामेंट में भी शोर होगा और बाहर भी होगा। तो अब मेरा ख्याल है कि हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है। अब बाल जो है चीफ जस्टिस के कोर्ट में है, और वो फैसला करेंगे कि इसको कैसे प्ले करना है, किस तरीके से लेके जाना है आगे उसको। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबी हियरिंग चलेंगी उस तरह से, क्योंकि ये केस उस तरह से लंबे वाला है नहीं। हम्म। लेकिन सीधी सी बात है कि मुझ पे दबाव है, अगर आपने इंडोर भी, मेरी आप कोर्ट के मेंबर भी हैं, मेरे से आप प्राइवेट भी वो कहा कि मिल चुके हुए हैं काजी फायद ईसा इन तमाम जजेस से। तो बहुत ज्यादा लंबा चलने की मुझे तो कोई इसमें उम्मीद नहीं नजर आ रही है। लेकिन क्या प्रोसीडिंग्स में कोई सीरियस किस्म की डेवलपमेंट होगी, वो भी मुझे अभी तक इत्तेफाक से कोई समझ नहीं आ रही है। ये कल जब हेयरिंग होगी तो जो वाइब्स वहां से आएंगी, वैसे तो आपको पता है वो बड़ी वाइब्स तो बड़ी अच्छी देते हैं वो। हम्म। लेकिन बाद में अभी तक मैं याद कराता चलूं नाजरीन को कि जो फैजाबाद कमीशन वाला भी था, उन्होंने बड़े ले दे करके तो कहा था कि इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन बनेगा। तो वो कमीशन बन गया। वो अब हमें नहीं पता उसकी रिपोर्ट कहाँ पे है, उसकी फाइंडिंग क्या है, ना कोई उस पर केयरिंग हो रही है। तो ये मामला इस तरह भी हो सकता है वो खाते डाल के तो थोड़े से रिमार्क्स पास करके कोई रिपोर्ट्स आप सीख कर लें, और वो रिपोर्ट फिर आने में टाइम लगेगा, फिर आप टाइम ले लें, फिर आप होम्योपैथिक टाइम ले टाइप के लें। रिपोर्ट कोई कमेटी बना दें। हमारे यहाँ कमेटियां बनाने का बड़ा रिवाज है, और अनफॉर्चुनेट ये कमीशन है कि ये जो सियासी खींचातानी है, हमने पिछले अरसे में तो यही देखा है कि उसमें असल मामला जो है वो बहुत पीछे रह जाता है। बहरहाल अब देखते हैं कि जब ये हियरिंग शुरू होती है तो उसमें क्या फिर होता है। लेकिन जल्दी, जैसे मेरे दोनों पैनलिस्ट का ख्याल है कि इसमें से कुछ निकलना नहीं है। अलबत्ता दोनों जो फरीक हैं इसमें से, हुकूमत और पीटीआई, वो अपने अपने पॉइंट कशीद जरूर करती पॉइंट रहेंगी और सर, उनका मैं सिर्फ ढिंढोरा जाने का पीटती क्लियर कर रहेंगी। दूं कि रिमार्क्स रिमार्क्स जो है ना वहां पे, चूंकि जो कॉम्पोजिशन है बेंच की इत्तेफाक से, एक आखिरी बात कर लूं कि जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस याहिया आफरीदी हैं। इन्होंने, आपको पता है कि मिलिट्री कोर्ट के हवाले से भी हम्म। फैसले में बड़ा एक सख्त नोट लिखा था। तो इनकी पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात में बड़ी क्लियर है, हम्म। और जवान बंदूक खेल हैं। और तो इस लिहाज से देखें, एक टफ टाइम मिलेगा, रिमार्क्स ऐसे आएंगे
और वो जाहिर है वो नहीं चाहेंगे कि ये चीजें रिकॉर्ड पे हों, तो एक फैजाबाद वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है कि ऐसा कोई फैसला आ जाए, ऐसी कोई चीज हो जाए। खैर, बट आने वाले लेकिन दिनों में गिलानी जितना साहब, हो जाए। रिमार्क्स का कभी भी फैसले के ऊपर असर नहीं होता, ये हम शुरू से ही देखते आ रहे लेकिन हाँ नहीं रिमार्क्स से हमारे मीडिया के दोस्तों का कारोबार तो चलता रहता है ना, हाँ वो भी बड़ा जी। जरूरी है, जावेद साहब समझा करें उसको भी। और एक बदनामी जो मोल लेते हैं, वो चाहते हैं कि वो इदारे भी नहीं चाहते कि वो इस तरीके से रिमार्क्स आए हम्म। भाई साहब। तो बिल्कुल। देखिए। चलें, इस पे हम नजर रखेंगे और बातचीत करते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी जरूर आगाह किया करें। मेरे दोनों दोस्तों का और जो लोग हमें देख रहे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।